Hello student, first of all how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने क्लास 11 का आपका ज्योग्राफी में चैप्टर जो 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से पहले आपने जो अर्थ की इंटीरियर के बारे में पढ़ा है, अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, अर्थ की इंटीरियर के बारे में अपने कैसे कैसे पता लगाते हैं वो पढ़ा है। इसके अलावा जो ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन के बारे में बात आई है, तो आप लोगों ने वर्ल्ड का मैप देखा होगा इससे पहले। ठीक है, देखा होगा आप लोगों को 11th क्लास में, वैसे भी मैंने आपको नोट्स में या कई बार अपने क्लास में भी बनाया होगा। ठीक है, नहीं बनाया तो आपको नोट्स में वो अवेलेबल है। आज आपके सामने अपने एक तो वर्ल्ड का मैप बनाते हैं। सबसे पहले उस वर्ल्ड मैप को जिसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस होंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है टाइम पीरियड के हिसाब से कि आज एट प्रेजेंट जो उसका लोकेशन है अपने कह दें वो पहले से ऐसी ही थी, ठीक है, या कुछ अलग थी, या आपने कह दें कि इसके बाद उनकी जो लोकेशन है या उनकी जो सिचुएशन है वो स्थिति है कैसे होगी, उसमें कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब अगर चेंज आएगा तो उन चेंज को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा होगा। ठीक है, कि चेंज आने का कारण क्या होगा। अगर अपने कह दें कि जो कॉन्टिनेंट है पहले किसी और पोजीशन पे थे तो इस पोजीशन में कैसे आए, ऐसा करने के लिए उनको मोटिवेट करने वाला या जो पावर देने वाला कौन सा फोर्स होगा। तो ये वाले अपने इस टॉपिक में जो टॉपिक हैं जितने भी इस लेसन में अपने पढ़ने हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, या जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन की जो करंट पोजीशन है इससे पहले ऐसी थी या अलग थी, जो थ्योरीज होंगी उसके अकॉर्डिंग अगर अलग थी तो उसके कारण क्या क्या हैं, उसके एविडेंस क्या क्या हैं, तो ये सब अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वर्ल्ड मैप बनाकर। ये अपने वर्ल्ड मैप बनाया है। ठीक है, सिंपल समझने के लिए थोड़ा सा जो मेन अपने कर्व है वो दिए हैं, पूरा फुल डिटेल में यहाँ नहीं है क्योंकि अपने यहाँ पे आपका जो यूके है वो भी रह गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो मलेशिया इंडोनेशिया वाला रीजन है वो भी यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा और भी जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, मेन अपने समझने के लिए ये सारा मैटर जितना भी अपने बनाया है ये सफिशिएंट है। कॉन्टिनेंट्स की अपने बात करें, सेवन कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 3 मेजर ओशियन हैं।
अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इधर भी क्योंकि अर्थ राउंड है, तो ये आपका वर्ल्ड मैप हो गया जिसमें अपने जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियन है इसके बारे में आपने पढ़ लिया। यहाँ देख लिया आपने कि कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये 0 डिग्री की जीएमटी लाइन है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये जैसे एग्जैक्ट लाइंस होती हैं जो लैटिट्यूड है, मेजर लैटिट्यूड है, उनके बेस पे ही ये मैप आपको बनाया गया। तो अब अपने चैप्टर पे बात आती है कि जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन है, क्या हमेशा से ये ऐसे ही रहा है या इसमें चेंज हुए हैं। कुछ एविडेंस मिले हैं या कुछ साइंटिस्ट की, जियोग्राफर की थ्योरीज हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, उसमें मूवमेंट होता है। जो प्रेजेंट एविडेंस मिले हैं उसमें भी यही मिलता है कि ये प्लेट्स होती हैं जो, या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं अपने, वो मूव करते रहते हैं। कोई वेस्ट साइड में कर रहा है, कोई ईस्ट में कर रहा है, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, ना अलग अलग डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट होती है। तो अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो हमेशा से ऐसी पोजीशन इनकी नहीं रही होगी, ये टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करते रहे होंगे। ठीक है, तो अपने फिर बात क्या करनी है इस चैप्टर में, इसी से रिलेटेड अपने बात करनी है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे कैसे रहा और उससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं, उन थ्योरीज के बारे में अपने यहाँ पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंट के अपने कह दें कि ड्रिफ्ट से रिलेटेड या कॉन्टिनेंट के मूवमेंट से रिलेटेड जो सबसे पहले थ्योरी आपकी बुक में दी हुई है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप लोगों ने जैसे अभी आपके सामने है, इसमें देख के आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ फिट किया जा सकता है, नॉर्थ अमेरिका को ये यूरोप, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका के साथ मिलाया जा सकता है, ऐसा अपने को देखने में लगता है थोड़ा बहुत। ठीक है, या सिंपली अपने ये तो सबसे ज़्यादा बेटर एग्जांपल है कि ये यहाँ फिट हो गया तो ये आपस में कभी ना कभी जुड़े हुए होंगे। इससे रिलेटेड जो थ्योरी है फर्दर उसमें आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये विचार सबसे पहले कहाँ से आया या किसे आया, जिसे अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कहते हैं कि ये पहले आपस में जुड़े होंगे, बाद में मूवमेंट करके एक दूसरे से दूर हो गए, इन्होंने वेस्ट साइड को अपनी गति की या मूवमेंट किया। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो ये आइडिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का या सभी कॉन्टिनेंट के आपस में जुड़े होने का आपने कह दिया और बाद में अलग होने का, ये सबसे पहले आया था डच मैप मेकर थे अब्राहम ऑर्टेलियस। 1596 में उन्होंने ये आइडिया दिया था, सबसे पहले इसके बारे में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताया था। और इसके बाद एक फ्रेंच जियोग्राफर था एंटोनियो पेलेग्रिनी, उसने भी 3 कॉन्टिनेंट के आपस में जुड़े होने की बात की थी कि पहले आपस में जुड़े हुए थे, या पेंजिया जैसे अपने वैगनर के अनुसार कहेंगे कि पहले आपस में जो कॉन्टिनेंट थे आपस में जुड़े हुए थे, बाद में अलग हो गए। तो थोड़ा थोड़ा आपकी बुक में इनके बारे में भी बताया हुआ है, अब्राहम ऑर्टेलियस और एंटोनियो पेलेग्रिनी के बारे में। ठीक है, इनका भी ये आइडिया था। लेकिन अपने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में एक्चुअली यहाँ आपकी बुक में डिटेल से स्टडी करनी है वो है अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। Continental drift theory by अल्फ्रेड वैगनर 1912 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी
उसके बाद में 1950 1920 में इनका विवेचन किया गया। उस टाइम अपने कह दें कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो लोगों का ध्यान इतना अट्रैक्ट इनकी ओर नहीं हुआ, बाद में ये कब बहुत ज़्यादा फेमस होगी थ्योरी। ठीक है, तो अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में दी थी। उनकी बुक का नाम जिसमें ये थ्योरी दी गई थी डायन नेस्टेहंगर कॉन्टिनेंट एंड ओजे, जर्मन जियोग्राफर थे। ठीक है, अपने कह दें या क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने अपनी बुक जर्मन लैंग्वेज में ही लिखी थी और जर्मन वर्ड ही है या जर्मन नेम ही है उनकी बुक का भी, डायन नेस्टेहंगर कॉन्टिनेंट एंड ओजे। ठीक है, तो जो आपका आपने कह दें कि अल्फ्रेड वैगनर था, उसके मन में ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ख्याल कैसे आया, विचार कैसे आया। कहा जाता है कि एक बार जो अल्फ्रेड वैगनर है मिलिट्री हॉस्पिटल में कोई चोट लगने की वजह से वहाँ पे बिस्तर में पड़े हुए थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो सामने वर्ल्ड मैप उनके लगा हुआ था दीवार पे, उसको वो ध्यान से देख रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये जो साउथ अमेरिका है इसको अफ्रीका में यहाँ फिट किया जा सकता है, ये जो ब्राज़ील का उपहार है ये वाला, इसको यहाँ पे जो बे ऑफ गिनी है इसमें फिट किया जा सकता है, और नॉर्थ अमेरिका को अफ्रीका के साथ ऐसे, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ आ जाए, सॉरी नॉर्थ अमेरिका को यूरोप के साथ ऐसे मिलाया जा सकता है। तो ये विचार उनके मन में आया। ठीक है, ये एक स्टोरी की तरह उनके बारे में कहा जाता है। एक्चुअल में एक बात और भी थी, उन्होंने जो थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसे अपने डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस भी कह देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस उन्होंने थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि जो स्थल है या महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, उनके उन्होंने स्थायित्व स्टेबिलिटी के ऊपर उनको नकार दिया। उसने कहा कि सभी का मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। अब उन्होंने ये थ्योरी कैसे दी, हाइपोथेसिस कैसे दी, डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे वो, क्लाइमेट चेंज उनके सामने जो मुख्य समस्या थी, एक क्वेश्चन था, उन्होंने देखा कि वर्ल्ड का जो पार्ट, जैसे मान लो यूरोप है, अंटार्कटिका है, यहाँ पे कोल का पाया जाना, कोल मतलब कोयले का, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जो कोल होता है, कोयला होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, डेंस वेजिटेशन जो होती है, ठीक है, वो जब जमीन के नीचे दब जाए, ऊपर की गर्मी और दबाव से क्या होता है, कोयले की फॉर्मेशन होती है या निर्माण होता है। अंटार्कटिका में और यूरोप का जो ठंडा रीजन है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे कोयले का पाया जाना ये क्वेश्चन रेज करता है कि जब यहाँ पे बर्फ ही जमी रहती है तो यहाँ पे वेजिटेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि अंटार्कटिका में आप वेजिटेशन नहीं देख सकते, क्योंकि बर्फ के ऊपर कौन सी वेजिटेशन होती है, कोई नहीं होती। और वहाँ पे भी इतनी डेंस वेजिटेशन, जैसे इक्वेटोरियल रीजन वाली जैसे वेजिटेशन होती है, वैसी वेजिटेशन का वहाँ पे मिलना, तभी वहाँ पे कोयला मिल सकता है। ये एक क्वेश्चन। दूसरा, पेनिनसुलर इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बोल्डर के साइन मिलना। बोल्डर क्या होता है, ग्लाशियम होता है, मतलब वो उन इलाकों में मिलते हैं यहाँ पे आइसफॉल या स्नोफॉल होता हो, उन रीजन में वो बोल्डर्स की टोपोग्राफी वहाँ मिलती, उसका मिलना, ठीक है। या ग्लोसोप्टेरिस वेजिटेशन का यहाँ पे मिलना, पेनिनसुलर इंडिया में, अफ्रीका में मिलना, साउथ अमेरिका में मिलना, यहाँ मिलना, अंटार्कटिका में मिलना, ठीक है। ये कुछ फॉसिल्स थे अलग अलग टाइप के एनिमल के। तो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ तो ठंड है, वहाँ तो गर्मी के साइन मिलना या वार्म क्लाइमेट के साइन मिलना कोल की फॉर्म में, और यहाँ जो गर्म इलाके हैं, इक्वेटर के आसपास के रीजन है, ठीक है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के रीजन है, वहाँ पे बोल्डर के साइन मिलना। तो इसका मतलब उसने दो निकाले कि या तो जो क्लाइमेट जोन है, जलवायु कटिबंध है, उनका स्थानांतरण हुआ होगा, या फिर जो
कॉन्टिनेंट हैं उनका ड्रिफ्ट हुआ होगा, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। उसको क्योंकि क्लाइमेटोलॉजिस्ट था, उसको क्लाइमेट जोन के डिस्प्लेसमेंट के मूवमेंट के कोई साइन नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं मिला। ठीक है, तो उसने ये थ्योरी हाइपोथेसिस दी कि जो कॉन्टिनेंट है उनका ही डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट पहले इक्वेटर पे थे वो पोलर रीजन पे चले गए, पोलर रीजन वाले इक्वेटर के आसपास आ गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तभी उसी वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोल का, बोल्डर्स का, लोसोटेरिस वेजिटेशन का या डिफरेंट टाइप्स की फॉसिल का, वो अलग अलग रीजन में फिर हो गया। तो उसके कहने का मतलब ये था कि एक टाइम पीरियड में आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन ईयर एगो, कार्बोनिफेरस एज के टाइम में सारे कॉन्टिनेंट जितने भी थे वो एक ही लैंड मास की फॉर्म में जुड़े हुए थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है या पेंजिया कहा जाता है। और उसके चारों ओर एक ओशियन था जिसको पैथलासा कहा जाता है। और बाद में उसके बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे से टूटकर अलग हो गए, और जो एट परसेंट अपने को डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है कॉन्टिनेंट और ओशियन का, वो अपने को मिला। उसके लिए फोर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल थे वो आप अपने बाद में करेंगे, लेकिन पहले वो पेंजिया और पैंथलासा क्या था उसके बारे में अपने यहाँ स्टडी कर लेते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में इस थ्योरी के। तो अपने सबसे पहले बात करें तो उसने पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट की बात की। ऐसे अपने पेंजिया बना लेंगे, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए हैं, इसको क्या कहा गया, पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट। मतलब जितने भी ये सारे हैं ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हों, एक ही स्थल भाग के रूप में हो, एक ही लैंडमास की फॉर्म में हो। ठीक है, इनके चारों ओर एक सुपर ओशियन कह लो या ओशियन कह लो, जिसे पैंथलासा कहा गया। ठीक है, ये वाला ऐसे लगा दें, ये और ये पेंजिया, ये बीच वाला पेंजिया, इसके चारों ओर जो वाटर है इसे पैंथलासा। अब कहा गया कि जो पेंजिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड था। 2 पार्ट में डिवाइड किसके द्वारा था, उसके बीच में एक सी था जिसको अपने टेथिस सी बोल देते हैं। टेथिस सी के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड था। वो पार्ट्स कौन कौन से थे, लोरेशिया या अंगारा लैंड बोल देते हैं, और गोंडवाना लैंड, 2 पार्ट थे। लोरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 4 कॉन्टिनेंट थे। तो आज से 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन ईयर एगो, जो आपको एट प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियन मिलता है, ऐसा नहीं था। सारे कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट की फॉर्म में थे, एक ही लैंडमास की फॉर्म में थे। उस लैंडमास को पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया टेथिस सी के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड था, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। लोरेशिया में एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका 3 कॉन्टिनेंट आते थे, और जो नीचे है गोंडवाना लैंड, उसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 4 कॉन्टिनेंट आते थे। बीच में उनके टेथिस सी था, और चारों ओर जो ओशियन है वो पैथलासा था। एक तो ये चीज। दूसरा, थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए, जो वैगनर है उसने कुछ बेस और लिए। जैसे एक बेस तो ये हो गया, उसने ये बता दिया कि ऐसे था पहले। उसके अलावा उसने पृथ्वी की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो भी बताई, जो उसका लेयर सिस्टम है।
किसके अकॉर्डिंग? जैसे स्वेस ने बताया था, एक ज्योग्राफर है स्वेस, उसने 3 लेयर बताई है अर्थ के अंदर। तो वो कौन कौन सी लेयर है? सियाल, सीमा, निफे। सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, और निफे निकल प्लस फेरस से मिलकर बनी है। ठीक है, ये 3 लेयर बताई। सबसे ऊपर सियाल, उसके नीचे सीमा। यहाँ जो इनका थ्योरी है उसमें सियाल और सीमा का ही रोल है। सबसे ऊपर सियाल की जो सॉलिड लेयर है, जिसे अपने लिथोस्फीयर बोल देते हैं, जिसमें जो कॉन्टिनेंट है ऊपर वाली हार्ड रॉक है वो, उसके नीचे वो कहते हैं कि सीमा है। सीमा लिक्विड फॉर्म में होती है और सीमा के ऊपर सियाल तैरते रहते हैं। उसी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कॉन्टिनेंट का, पहले जुड़े हुए थे, बाद में सीमा के ऊपर तैर के दूर दूर हो गए। सीमा के ऊपर तैरने की वजह क्या थी, आगे अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टाइडल फोर्स था, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स था। उसकी वजह से जो यहाँ टाइडल फोर्स और पोलर फ्लिंग फोर्स, पोलर फ्लिंग में ग्रेविटेशन और आपका फोर्स ऑफ बायोंसी 2 आएंगे, ठीक है, वो कल पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ क्योंकि सियाल सीमा के ऊपर तैर रही थी। तो ये आज अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, उसका बेसिक कंसेप्ट, उसका पर्पस क्या था, ठीक है। तो पर्पस में एक चीज़ और भी आ जाती है। एक तो उसने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशियन, वैगनर ने। एक उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन या माउंटेन फॉर्मेशन के बारे में भी बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइलैंड आर्क के बारे में भी बता दिया। इसके अलावा ग्लोसिपेरिस वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसने सल्यूट कर दिया इसके द्वारा। और जो कार्बन फेयर से हिमानीकरण है, ठीक है, मतलब जो बर्फ वाली बात थी, वो भी इससे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि पहले जब सारे पार्ट इकट्ठे थे और जो पोलर रीजन के पास थे, पोलर रीजन भी ध्यान रखना कि साउथ पोल जब ये पेंजिया था तो अफ्रीका के नटाल के पास था। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल की पोजीशन में, इक्वेटर की पोजीशन में भी चेंज हुए हैं। वो चेंज होने की वजह ये कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन या अपने कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ही था। तो ये सब उसने अपनी थ्योरी में समझाया। उसके उद्देश्य थे जलवायु संबंधी परिवर्तनों की व्याख्या करना, लेकिन धीरे धीरे उसने कई सारे उसके अपने थ्योरी के द्वारा उसने कई सारे सोल्यूशन दे दिए। वो सारे अपने इसके बाद इसके एविडेंस पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आपको जो समझ में ना आया हो वो आप लोग पूछ सकते हो।